दोस्तों मूवी की शुरुआत में हम अमन और काया नाम के दो कैरेक्टर्स को देखते हैं जहां ये दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। अमन काया को रिंग पहनाकर प्रपोज करता है और ठीक उसी रात कार ड्राइव करते वक्त अमन को एक स्पिरिट दिखती है जिससे इनके कार की एक्सीडेंट हो जाती है। इस एक्सीडेंट में दोनों को ज़्यादा चोट तो नहीं आती है, लेकिन यहाँ हम व्यूअर्स को काया के परिवार से जुड़ी एक शाप के बारे में पता चलता है। काया की माँ बताती है कि काया के पिता मिस्टर शेखावत एक राज परिवार के घराने से हैं और ये राज परिवार एक पाप के बोझ तले दबा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज से तकरीबन 300-350 साल पहले राजा राणा रणजीत सिंह के छोटे भाई ने राजमहल के अंदर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। इस दुष्कर्म से बचने के लिए उस लड़की ने कमरे से कूदकर अपनी जान दे दी और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की राजगुरु आचार्य सच्चिदानंद की बेटी थी। इतना ही नहीं, आचार्य सच्चिदानंद अपनी बेटी की 2 दिन बाद ही शादी करने वाले थे, लेकिन यहाँ तो उनकी बेटी मारी जा चुकी थी, जिस वजह से वो अपार पीड़ा और क्रोध से भरे हुए थे। आचार्य फौरन ही राजमहल पहुँचते हैं जो कि हिमाचल के पहाड़ियों के उस पार व्यास नदी के बीचों बीच थी और यहाँ आकर आचार्य राजा रणजीत सिंह के आने वाले वंश को शाप देते हैं। इस शाप के मुताबिक रणजीत सिंह के आने वाली पीढ़ी में कोई भी लड़की विवाह नहीं कर सकती है और अगर किसी लड़की ने ऐसा करने की कोशिश भी करी तो उसकी जान चली जाएगी। यही वजह थी कि जैसे ही काया को अमन ने प्रपोज करके अंगूठी पहनाई, इन दोनों की एक्सीडेंट हो गई और अगर ये लोग शादी करते तो शायद ये मारे भी जाते। इन बातों को जानकर अमन और काया का दिल टूट जाता है और अमन डिसाइड करता है कि वो किसी तरह इस शाप को तोड़ देगा। इसीलिए वो अपने दोस्त शुभ के साथ प्रोफेसर पशुपति से मिलने जाता है जो कि ऑकल्ट में माहिर थे। पशुपति अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे जहां वो उन्हें थीबन अल्फ़ाबेट्स के बारे में बता रहे थे और दोस्तों थीबन अल्फ़ाबेट्स को विचेस अल्फ़ाबेट भी कहते हैं। एनीवेज, ये लोग प्रोफेसर पशुपति से मिलते हैं और पशुपति का कहना था कि इस शाप से कोई बुरी आत्मा जुड़ी है जो कि इस शाप की रक्षा करती है। वो समझाते हैं कि हमारी दुनिया में शाप देने और लेने वाले तो नहीं रहते, लेकिन उनका शाप हमारे साथ रह जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अक्सर एक ईविल स्पिरिट इस शाप की कीपर होती है और कई पीढ़ियों तक ये ईविल स्पिरिट हमारी दुनिया में रहकर हमें शापित करती है। तो अगर इस ईविल स्पिरिट को ख़त्म कर दिया जाए तो ये शाप भी टूट जाएगा। इन बातों को सुनकर अमन इस ईविल स्पिरिट से लड़ने के लिए तो तैयार था, लेकिन प्रोफेसर का कहना था कि इस तरह के कर्ज को कैरी करने वाली ईविल स्पिरिट्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है जिससे अमन नहीं लड़ सकता है। तो उसका भला इसी में है कि वो काया को भूल कर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाए। अब ऑब्वियसली अमन तो काया को भूलने वालों में से नहीं था और इसीलिए अमन डिसाइड करता है कि वो प्रोफेसर पशुपति को अपनी ताकत और निर्भयता प्रूव करेगा। इसके लिए अमन पशुपति द्वारा अर्बन लेजेंड्स पर लिखी हुई एक किताब पढ़ता है और इस किताब में एक नेशनल लाइब्रेरी के हॉन्टेड होने की सच्ची कहानी थी। ये बात सन 2003 की थी जब सोनिया नाम की एक लड़की इस लाइब्रेरी में रोज़ देर रात तक अपने मेडिकल एग्जाम्स के लिए पढ़ा करती थी, लेकिन उसके ऊपर एग्ज़ाम का काफ़ी प्रेशर था। इस प्रेशर में सोनिया ने आत्महत्या कर ली और सोनिया का बॉयफ्रेंड राहुल भी अपनी गर्लफ्रेंड को इस हालत में देखकर खुद की जान दे दिया। सोनिया की आत्मा वहीं एक किताब के अंदर कैद हो गई और राहुल की आत्मा उस किताब की रक्षा करता है। जो कोई भी इस लाइब्रेरी के अंदर अंधेरा होने के बाद गया था वो जिंदा वापस नहीं आ पाया था। तो यहाँ अमन डिसाइड करता है कि वो इस किताब को लाइब्रेरी से रात होने के बाद निकाल कर वापस लाएगा और ऐसा करने से वो अपने आप को पशुपति के सामने प्रूव कर पाएगा। तो बस उसी रात अमन नेशनल लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसके लाइब्रेरी के अंदर पहुँचते ही कुछ असाधारण घटनाएं होने लगती है। अमन पे अदृश्य शक्तियाँ किताबों से हमला करती है, लेकिन अमन इनसे बचते हुए सोनिया वाली किताब ढूंढ लेता है। अब इससे पहले राहुल की आत्मा अमन पे हमला करती, अमन इस लाइब्रेरी के विंडो से कूदकर बाहर आ जाता है। अमन ने इस किताब को लाइब्रेरी से बाहर सक्सेसफुली निकाल लिया था और वो इसे प्रोफेसर पशुपति को दिखाता है। पशुपति वॉज इम्प्रेस्ड और वो अमन की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अमन, शुभ और पशुपति शाप को तोड़ने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते, अमन एक बार लास्ट टाइम काया से मिलकर उसे ये बोलता है कि वो कुछ दिनों के लिए लंदन जा रहा है। अमन काया को एक रिंग देकर चला जाता है जिसे काया अपने गर्दन में एज अ लॉकेट पहनती है और उसके ऐसा करते ही ये ईविल स्पिरिट काया पे अटैक करने लगती है। दूसरी तरफ पशुपति एक ताबीज़ बनाकर देवी माँ के चरणों में रखते हैं ताकि ये ताबीज़ काया की रक्षा करे, लेकिन इस ताबीज़ में आग लग जाती है। इस पे पशुपति का कहना था कि अमन ने काया को ज़रूर कुछ दिया होगा और इसी वजह से ये स्पिरिट अटैक कर पा रही है। अब हम व्यूअर्स तो यहाँ जानते हैं कि अमन ने काया को रिंग दिया था और इसलिए अमन काया को ऐन वक्त पे जाकर इस ईविल स्पिरिट के हमले से बचाता है। अमन काया को सच बताता है कि वो लोग उसके शाप को तोड़ने के लिए जा रहे हैं और इस एडवेंचरस जर्नी में काया भी इनके साथ आती है। तो सबसे पहले
ये 4 लोग एक जले हुए सिनेमा हॉल में जाते हैं जो कि फिलहाल एक खंडहर जैसा था। पशुपति का कहना था कि इस हॉल में कई लोग जलकर मारे गए थे और उन्हें यहाँ कोई ना कोई अच्छी स्पिरिट जरूर मिल जाएगी जो कि इनकी हेल्प करेगी। वो थीबन अल्फ़ाबेट में एक बॉल पे हेल्प अस लिखकर सिनेमा हॉल में फेंकते हैं और बाकी लोग इस बॉल का पीछा करते हैं। ये बॉल इन लोगों को कुछ स्पिरिट्स के थ्रू गाइड करता है और इनमें से एक स्पिरिट काया के हथेलियों पे खून की कुछ बूंदें गिराता है। पशुपति इस खून के बूंदों को एनालाइज करके ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये बूंदें आपस में कनेक्ट होकर एक कॉन्स्टलेशन बनाती है जिसे लोग मगहा भी कहते हैं। दोस्तों, मगहा महिपालपुर शहर का पुराना नाम था और इसलिए ये सभी महिपालपुर शहर की तरफ बढ़ते हैं। महिपालपुर पहुंचकर ये लोग गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में रुकते हैं और उसी रात काया को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। काया इस आवाज़ का पीछा करती है और ये ईविल स्पिरिट काया पे अटैक करके उसे ज़मीन के अंदर दफना देती है। ऐन वक्त पे अमन, पशुपति और शुभ मिलकर काया को जमीन खोदकर बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक काया के शरीर में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो चुकी थी, जिस वजह से वो हाइपोक्सिक शॉक या फिर कोमा में चली जाती है। अब काया के पास वक्त बहुत कम था और इससे पहले ये ईविल स्पिरिट काया को मार सके, इन तीनों को उस ईविल स्पिरिट को ढूंढकर उसे ख़त्म करना था। इसीलिए प्रोफेसर पशुपति ने एक वाटर इमर्जन की प्रक्रिया बताते हैं जिसमें एक इंसान पानी के अंदर जाकर भूतकाल में ट्रैवल कर सकता है। ये लोग एक बाथ टब में पानी भरते हैं और शुभ डिसाइड करता है कि पानी के अंदर वो जाएगा क्योंकि अमन को तैरना नहीं आता था। शुभ के पास बस एक सांस रोकने तक का वक्त था और शुभ पास्ट में महिपालपुर के जेल में जाता है जहां उसे कारावास के अंदर एक औरत बैठी दिखती है। ये औरत अचानक से शुभ पे हमला करती है जिससे प्रेजेंट में शुभ पानी में डूबने लगता है। शुभ को बचाने के लिए अमन ये बाथ टब तोड़ देता है जिससे टब का पानी बाहर निकल जाता है और शुभ का कहना था कि उसने औरत की शक्ल तो नहीं देखी लेकिन उस औरत के हाथ में एक ताबीज़ थी। अब ऐसे ही कुछ ताबीज़ अमन ने गवर्नमेंट रेसिडेंस के केयर टेकर के पास देखी थी और अमन फ़ौरन ही उससे मिलकर इस ताबीज़ को खोलता है। ताबीज़ के अंदर एक पर्ची थी जिसमें थीबन लैंग्वेज में कुछ लिखा था और पशुपति इसे ट्रांसलेट करते हैं, विच वॉज, जब तक गले में रहेगा ये मोहिनी की रक्षा करेगा ये। इससे हम समझ पाते हैं कि ये ईविल स्पिरिट किसी मोहिनी नाम की औरत की है और मोहिनी के बारे में पता करने के लिए ये लोग मगहा जेल म्यूजियम में जाते हैं जो कि तकरीबन 300 साल पुरानी थी। इस म्यूजियम में आकर प्रोफेसर पशुपति सियोनसे की प्रक्रिया करते हैं जिससे वो राजा रणजीत सिंह की आत्मा से बातें कर पाते हैं। रणजीत सिंह की आत्मा बताती है कि उनके पिता का नाम राजा गज सिंह था और गज सिंह की दूसरी पत्नी मोहिनी थी। मोहिनी रणजीत सिंह और उनके भाई की सौतेली माँ थी और वो इन दोनों को मार देना चाहती थी ताकि राज सिंहासन उनका हो। मोहिनी कुछ हथियारों की मदद से राजा गज सिंह को मरवा देती है, लेकिन इससे पहले वो रणजीत सिंह को मार पाती, राजसी सेना इन हथियारों को मारकर मोहिनी को गिरफ्तार कर लेती है। अब दोस्तों, यहाँ रणजीत सिंह को पता चलता है कि मोहिनी काले जादू में माहिर थी और इसलिए वो तय करते हैं कि वो मोहिनी को उसी रात मरवा डालेंगे। दूसरी तरफ मोहिनी कारावास के अंदर एक योजना बनाती है जिसके तहत वो रक्षाकल ताबीज़ में काला मंत्र लिखकर उसे अपने विश्वासजनक सूत्र को देती है। मोहिनी अपने सूत्र से बोलती है कि उसके मरने के बाद वो बुढ़िया मोहिनी के अस्थियों को इकट्ठा करके कहीं छुपा देगी जिसकी वजह से उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी और इस ताबीज़ की मदद से मोहिनी ताकतवर होकर इस राजघराने को हमेशा के लिए सताएगी। तो दोस्तों, मोहिनी की आत्मा ने ही मोस्टली राजा के भाई को पजेस किया था ताकि वो सचिदानंद की बेटी के साथ जबरदस्ती कर सके। तो बेसिकली जब आचार्य सचिदानंद ने इस राजघराने को शाप दिया तो मोहिनी की ईविल स्पिरिट इस शाप से जुड़ गई और इतने जनरेशन से वो इस घराने की किसी भी लड़की की शादी होने नहीं दे रही थी। सो इस शाप को तोड़ने के लिए अमन को मोहिनी की अस्थियां खोजकर उसे पानी में बहाना होगा ताकि मोहिनी के आत्मा को मुक्ति मिल जाए। अब दोस्तों, यहाँ पशुपति और अमन का मानना था कि मोहिनी के सूत्र ने जरूर उसकी अस्थियां राजमहल में ही छुपाई होगी और इसलिए ये लोग व्यास नदी वाली राजमहल पहुँचते हैं। राजमहल में ये लोग अलग अलग मूर्तियों को देखते हैं और इनमें से एक मूर्ति में 7 की जगह 8 शादी के कलश थे, यानी कि इनमें से एक कलश के अंदर मोहिनी की अस्थियां थी और अमन फौरन ही उस कलश को ढूंढ लेता है। अब इससे पहले अमन आगे बढ़ता, ये आत्मा पशुपति को पजेस कर लेती है जिससे पशुपति अमन पे हमला कर देते हैं। पशुपति इस कलश को अमन से छीन कर तोड़ने ही वाले थे, लेकिन वो कुछ सेकंड्स के लिए अपने होश में आते हैं जिससे वो कलश अमन को वापस लौटा कर इस राजमहल की खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। ऐसा करने से पशुपति वॉज नो मोर और अब यह शैतानी रूह अमन और शुभ को अलग अलग कर देती है। अमन काफ़ी कोशिश करता है कि वो इस कलश को पानी में डुबो सके, लेकिन यह शैतानी आत्मा अमन पे काफ़ी हमला करती है जिससे यह कलश टूट जाता है। कलश के अंदर की अस्थियां अब जमीन पे फैल चुकी थी और इसीलिए अमन इस महल की एक बांध जैसी दीवार को तोड़ देता है जिससे नदी का पानी महल के अंदर आने लगता है।
पानी आने की वजह से अस्थियां डूब चुकी थी और मोहिनी की शैतानी आत्मा को न चाहते हुए भी मुक्ति मिल जाती है। अमन इस पानी में डूब रहा था, लेकिन ऐन वक्त पे शुभ आकर अमन को बचा लेता है। दूसरी तरफ काया की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई थी और अब शाप टूट चुका था। मूवी के एंड सीन में हम देख पाते हैं कि अमन की शादी काया के साथ हो जाती है और ये लोग हमेशा के लिए अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। तो मूवी की कहानी 1967 के लॉस एंजलिस शहर में शुरू होती है, जहां एलिस जैंडर नाम की एक विडो रहती थी। एलिस एक स्पिरिचुअल मीडियम होने का नाटक करती थी और वो अपने क्लाइंट्स को उनके मरे हुए लव्ड वन से कांटेक्ट करवाने का दावा करती थी। एलिस ने अपने घर में एक सेटअप तैयार कर रखा था जिससे वो अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ़ बना पाती थी और इस काम में एलिस की मदद उनकी 2 बेटियां भी करती थी। एलिस की बड़ी बेटी का नाम पॉलिना जैंडर था जिसकी उम्र 15 साल थी और उनकी छोटी बेटी का नाम डोरिस जैंडर था जो कि केवल 9 साल की थी। एलिस के स्वर्गीय पिता का नाम रॉजर था और जैंडर फैमिली अब भी रॉजर के डेथ से कोप अप कर रही थी। तो एक दिन पॉलिना अपने घर से भागकर अपने फ्रेंड्स के घर जाती है जहां उसके स्कूल फ्रेंड्स पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान पॉलिना अपने दोस्तों के साथ ओइजा बोर्ड गेम खेलने का डिसाइड करती है और ये लोग इस बोर्ड गेम की मदद से आसपास के स्पिरिट को बुलाने की सोचते हैं। ओइजा बोर्ड गेम के 3 रूल्स थे। पहली ये कि इस गेम को कभी भी अकेले नहीं खेलना है। दूसरा रूल ये कि इस गेम को कभी भी ग्रेवयार्ड में नहीं खेलना है और आखिरी रूल ये कि इस गेम को ख़त्म करते वक्त हमेशा गुड बाय बोलना है। तो गेम के दौरान प्लान शीट अपने आप ही मूव हो रही थी और पॉलिना इसे काफ़ी लाइटली लेती है। मीनवाइल पॉलिना की मॉम यहाँ आ जाती है जिससे पॉलिना को घर वापस जाना पड़ता है। वापस जाते वक्त पॉलिना अपने मॉम को सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने एक्ट में एक ओइजा बोर्ड डालना चाहिए जिससे लोग उनकी ठगी वाली बिजनेस में और भी भरोसा करेंगे। पॉलिना की माँ एलिस इस सजेशन को मान लेती है और ठीक अगले ही दिन वो अपनी रीडिंग्स में एक ओइजा बोर्ड खरीद कर ऐड कर देती है। अब दोस्तों आगे की कुछ सीन्स में हमें पता चलता है कि डोरिस को स्कूल में बच्चे बुली करते थे और इस स्कूल की ओवरऑल देखरेख फादर टॉम करते थे। एलिस अपनी बेटी डोरिस को स्कूल से घर वापस लाती है और वो ओइजा बोर्ड को रिग करने के लिए टेस्ट करती है। इस टेस्टिंग में एलिस अननोइंगली इस बोर्ड गेम को खेल रही थी और यहाँ उसने इस गेम के तीनों रूल्स तोड़ दिए। एलिस ये गेम अकेले खेल रही थी, वो गुड बाय भी नहीं बोलती है और ये घर काइंड ऑफ एक शमशान ही था। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। नाउ जब एलिस बोर्ड गेम खेल रही थी तो वो स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी और यहाँ हम व्यूअर्स इसी घर में ऊपर डोरिस को देख पाते हैं जो कि काइंड ऑफ पजेस्ड होकर एलिस के क्वेश्चंस का आंसर दे रही थी। जिस स्पिरिट ने डोरिस को पजेस किया था उसका नाम मार्कस था और कुछ ही सेकेंड्स में डोरिस वाज बैक टू नॉर्मल। तो उस रात डोरिस भी अकेले ओइजा बोर्ड गेम खेलती है जहां वो अपने डैड रॉजर के स्पिरिट से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। गेम खेलते वक्त प्लैनचेट अपने आप ही मूव हो रही थी और डोरिस को ऐसा महसूस होता है कि उसने अपने पिता के स्पिरिट से कनेक्ट कर लिया है। तो नेक्स्ट डे स्कूल में फादर टॉम डोरिस और उसकी माँ एलिस को मिलने बुलाते हैं क्योंकि आज डोरिस ने अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। इतना ही नहीं, डोरिस कर्सिव में भी लिखने लगी थी एंड दिस वाज स्ट्रेंज क्योंकि किसी ने भी डोरिस की होमवर्क या फिर राइटिंग में हेल्प नहीं करी थी। घर वापस लौटने पे एलिस देखती है कि उसे घर खाली करने की नोटिस मिल रखी है क्योंकि वो आर्थिक तंगी की वजह से टैक्सेस और रेंट्स पे नहीं कर पा रही थी। इस बात से एलिस काफ़ी परेशान थी और हम व्यूअर्स यहाँ डोरिस को देख पाते हैं जो कि वापस से ओइजा बोर्ड गेम खेलकर अपने डैड के स्पिरिट से कनेक्ट कर रही थी। ये स्पिरिट डोरिस को घर के बेसमेंट में गाइड करती है जहाँ दीवार के अंदर एक बैग थी और इस बैग में ढेर सारा पैसा था। नाउ दिस वाज क्वाइट स्ट्रेंज और एलिस फौरन ही डोरिस के साथ घर के बेसमेंट चेक करती है। इतना ही नहीं, एलिस अपनी बेटी पॉलिना और डोरिस के साथ ओइजा गेम खेलती है जहां वो भी अपने पति रॉजर से कनेक्ट करने की कोशिश करती है। इस गेम के दौरान प्लान शीट अपने आप ही मूव होती है और ये स्पिरिट एलिस के उस सवाल का सही जवाब दे पाती है जिसका पता सिर्फ एलिस या फिर रॉजर को ही था। अब तो एलिस को भी इस बोर्ड गेम पे भरोसा हो गया था और डोरिस का कहना था कि वो इस प्लान शीट की मदद से स्पिरिट्स को देख पाती है। एलिस डिसाइड्स कि वो अब से सचमुच अपने क्लाइंट्स को उनके मरे हुए रिलेटिव से इस बोर्ड गेम की मदद से कनेक्ट करवाएगी, लेकिन यहाँ पॉलिना इन चीज़ों में उनका साथ देने से इनकार करती है। तो धीरे धीरे एलिस और डोरिस इस बोर्ड गेम की मदद से अपने क्लाइंट्स को हेल्प करना शुरू कर चुके थे और इस चक्कर में डोरिस अब स्कूल भी जाना बंद कर चुकी थी। ओइजा बोर्ड गेम को खेलते वक्त डोरिस
पजेस्ड होकर अलग अलग आवाज़ें भी निकाल पा रही थी, जिससे एलिस के क्लाइंट्स काफ़ी खुश और कनेक्टेड फील कर रहे थे। सून इनफ डोरिस को अपने गर्दन में दर्द महसूस होने लगता है और जब डोरिस इस प्लान शीट की मदद से आईने में देखती है तो उसे अपने कंधे पे एक ईविल स्पिरिट बैठा दिखता है। ये ईविल स्पिरिट डोरिस को पूरी तरह से पजेस कर लेता है और डोरिस पॉलिना के कान में कुछ बोलती है, जिससे पॉलिना को डरावने सपने आते हैं। एनीवेज नेक्स्ट डे स्कूल में डोरिस थोड़ा अजीब बिहेव कर रही थी और जब एक बच्चा डोरिस को बुली करने की कोशिश करता है तो डोरिस अपनी शक्तियों से उस बच्चे को चोट पहुंचाती है। उसी रात घर पे पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आता है और डोरिस माइकी को चोक करके मरने वाली फीलिंग्स को एक्सप्लेन करती है, विच वॉज रियली क्रीपी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग डोरिस पेजेस पे कुछ लिख रही थी और पॉलिना नोटिस करती है कि उसके डॉल के लिप्स को किसी ने स्टिच कर दिया है। अब ऑब्वियसली पॉलिना को लगता है कि ये काम डोरिस का है, लेकिन डोरिस का कहना था कि ये सब उसके डैड ने किया है टू स्टॉप द वॉइसेस। पॉलिना अपनी मॉम एलिस से कहती है कि डोरिस थोड़ी अजीब सी हो गई है, लेकिन एलिस इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। अब दोस्तों पॉलिना यहाँ उन पेजेस को देखती है जिस पे डोरिस कुछ लिख रही थी और यहाँ डोरिस ने पोलिश लैंग्वेज में कुछ लिखा था, जबकि डोरिस को पोलिश आती तक नहीं थी। पॉलिना इन पेपर्स को लेकर स्कूल जाती है और वो फादर टॉम को इसे ट्रांसलेट करवाने को बोलती है। इसके ठीक अगली सीन में हम व्यूअर्स फादर टॉम को एलिस के घर आते देखते हैं, क्योंकि शायद उन पेपर्स में कुछ ऐसी बातें लिखी थी विच वॉज डिस्टर्बिंग। फादर टॉम एलिस और उसके फैमिली के साथ ओइजा बोर्ड सेशन की मांग करते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो अपनी डेड वाइफ ग्लोरिया को कांटेक्ट करना चाहते हैं। इस सेशन में टॉम डोरिस से पूछते हैं कि उनके वाइफ का मिडिल नेम क्या है और प्लानचेट अपने आप ही मूव होकर लिन नाम बताती है। इतना ही नहीं, डोरिस टॉम के वाइफ की आवाज़ में एक वर्ड भी बोलती है और इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सेशन सक्सेसफुल हुआ है। इस सेशन के ठीक बाद फादर टॉम एलिस और पॉलिना से प्राइवेटली बातें करने की मांग करते हैं और ये लोग डोरिस को नीचे टीवी देखने के लिए बोलते हैं। फादर टॉम बताते हैं कि उनकी वाइफ का मिडिल नेम लिन नहीं बल्कि कैथरीन था और डोरिस ने लिन नाम इसलिए बोला क्योंकि इस सवाल को पूछने के बाद टॉम अपने दिमाग में लिन नाम ही बार बार सोच रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डोरिस किसी के आत्मा को कांटेक्ट करती ही नहीं थी। इनफैक्ट वो लोगों के दिमाग को पढ़कर उनके सवालों का जवाब देती थी। जहाँ तक बात है लोगों के आवाज़ निकालने की, तो डोरिस हमेशा एक ही वर्ड बोलती है जिससे कोई भी इंसान बस इतना ही समझ पाएगा कि वो आवाज़ लड़का का है या फिर लड़की का है। इनफैक्ट फादर टॉम के लिए डोरिस ने जो आवाज़ निकाला था वो उनकी बीवी की नहीं थी, बल्कि वो किसी रैंडम औरत की आवाज़ थी। ये सब डोरिस इसीलिए कर रही है क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ईविल स्पिरिट्स द्वारा पजेस्ड है और वही स्पिरिट उससे ये सब करवाते हैं। फादर आगे बताते हैं कि जिन पेजेस को पॉलिना ने उन्हें ट्रांसलेट करने के लिए दिया था उनमें किसी मार्कस नामक पॉलिश इमिग्रेंट की कहानी लिखी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त मार्कस को एक सैडिस्टिक डॉक्टर ने पकड़ लिया था और वो डॉक्टर मार्कस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। डॉक्टर मेंटली डिस्टर्ब्ड था और वो कई लोगों को पकड़ के अपने घर के बेसमेंट में रखता था, जहाँ वो लोगों पे एक्सपेरिमेंट करके उन्हें मार डालता था। ये कोई और घर नहीं बल्कि वही घर है जिसमें अभी फिलहाल जैंडर परिवार रह रही थी। यानी कि इस घर के बेसमेंट में तकरीबन 20 साल पहले एक पागल डॉक्टर ने कई लोगों को मार डाला था और उनकी लाश शायद अब तक वहीं होगी। सो एसेंशियली ये घर एक कब्रिस्तान की तरह ही है। और अगर आपको याद हो तो ओइजा बोर्ड गेम का एक रूल था कि इस गेम को कब्रिस्तान में कभी नहीं खेलना है। यहाँ फादर टॉम मार्कस के बारे में और भी बताते हैं, जहाँ उनका कहना था कि मार्कस ने इन पेजेस में अपनी एक्सपीरियंस को खास तौर पे लिख रखा है और मरने के बाद भी मार्कस चीज़ों को फील कर रहा था। इट मीन्स कि मार्कस अब भी हमारी दुनिया में एज ए स्पिरिट है और इतने सालों से मार्कस बाकी के स्पिरिट्स के साथ इसी घर में रह रहा है। मार्कस के हिसाब से स्पिरिट वर्ल्ड कोल्ड और वॉइसलेस है और इन स्पिरिट्स को एक आवाज़ की ज़रूरत है जो कि उन्हें डोरिस को पजेस करने के बाद मिल चुका है। यही वजह थी कि मूवी के शुरुआत में डोरिस एलिस के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे पाई थी, क्योंकि ये स्पिरिट्स हमेशा से एलिस और उसके पति रॉजर पे नजर रख रही थी। यहाँ सीन चेंज होकर डोरिस पे फोकस करती है, जहाँ वो अजीब तरह के एक्सप्रेशन के साथ सोफा पे बैठी हुई थी। तभी इस घर में पॉलिना का बॉयफ्रेंड माइकी आता है और डोरिस माइकी को बेसमेंट में ले जाती है। बेसमेंट के अंदर माइकी को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है और बैकग्राउंड में हम व्यूअर्स डोरिस को पजेस होते हुए देख पाते हैं।
डोरिस माइकी पे हमला करती है और वो उसे जान से मार डालती है। दूसरी तरफ फादर टॉम, एलिस और पॉलिना नीचे आते हैं और उन्हें वहाँ माइकी की लाश फांसी से लटकती हुई दिखती है। ये लोग फौरन ही घर के बेसमेंट में जाते हैं जहाँ फादर टॉम को दीवार के अंदर कई स्कल्स दिखते हैं। ये लोग ओइजा बोर्ड को जला देते हैं, लेकिन इन्हें अब तक डोरिस कहीं नहीं दिख रही थी। तभी अचानक इन्हें डोरिस की आवाज़ दीवारों के अंदर से आती है और फादर टॉम को इन दीवारों के अंदर एक सीक्रेट रूम मिलती है जहाँ पागल डॉक्टर अपनी एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। रूम के अंदर डोरिस पजेस स्टेट में थी एंड सून इनफ ये स्पिरिट्स फादर टॉम को भी पजेस कर लेती है। टॉम अब एलिस और पॉलिना पे हमला कर देते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह बच के बेसमेंट के बाहर भाग जाते हैं। ये स्पिरिट टॉम को मार डालती है और अब पजेस डोरिस बेसमेंट से बाहर आकर एलिस और पॉलिना पे हमला करती है। यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ओइजा बोर्ड एकदम सही सलामत टेबल पे रखी हुई थी, जबकि इन्होंने इस बोर्ड को कुछ ही मिनट्स पहले जला दिया था। डोरिस अपनी माँ एलिस पे हमला करके उन्हें बेसमेंट में ले जाती है और यहाँ हम रॉजर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि अपनी बेटी पॉलिना को कैरी करके उसके रूम में ले जाते हैं। रॉजर के स्पिरिट पॉलिना को समझाते हैं कि इन इविल स्पिरिट्स को रोकने के लिए इनकी आवाज़ों को बंद करना होगा और इसके लिए पॉलिना को डोरिस के होठ ठीक उस प्रकार सिलने होंगे जिस तरह से उन्होंने उसके डॉल की होठों को सिल रखा था। मीनवाइल डोरिस बेसमेंट में अपनी माँ को बंद करके काटने वाली होती है कि तभी वहाँ पॉलिना आकर डोरिस पे हमला कर देती है। पॉलिना को ढेर सारे स्पिरिट्स रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉलिना किसी तरह डोरिस के होठों को सिल देती है। इस प्रोसेस में डोरिस मारी जाती है और उसकी आत्मा फाइनली अपने डैड रॉजर के आत्मा के साथ हैप्पीली रीयूनाइट होती है। मीनवाइल ये इविल स्पिरिट्स पॉलिना को पजेस कर लेते हैं और पजेस स्टेट में पॉलिना अपने मॉम एलिस को मार डालती है। होश में आने पे पॉलिना अपनी गलती रियलाइज़ करती है और इस सीन में हम उसे रोते चिल्लाते हुए देखते हैं। यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स पॉलिना को एक मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं। पॉलिना 2 महीने से इस हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसे अपनी माँ और बहन के कत्ल के जुर्म में मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। डॉक्टर की बातों से हम समझ पाते हैं कि उन्हें अब तक डोरिस की लाश नहीं मिली है और पॉलिना उन्हें कुछ भी नहीं बता रही थी। अपने कमरे में जाने के बाद पॉलिना फ्लोर के कारपेट को हटाकर अपने खून से एक ओइजा बोर्ड तैयार करती है। वो चश्मे के ग्लास को अपने हैंड्स में पकड़कर प्लान शीट का शेप बनाती है और वो इस बोर्ड की मदद से अपनी बहन डोरिस के स्पिरिट को बुलाने की कोशिश करती है। यहाँ अगेन डोरिस के स्पिरिट के रूप में मार्कस आता है और हम व्यूअर्स पॉलिना को डोरिस के साथ बैठे देखते हैं। मूवी के लास्ट सीन में डॉक्टर पॉलिना के रूम में देखते हैं जहाँ पॉलिना कमरे के लुक थ्रू होल के पास खड़ी थी और बैकग्राउंड में इविल डोरिस छत पे उल्टा लटकते हुए डॉक्टर की तरफ बढ़ रही थी। दोस्तों अगर हम डिमोनिक पोजेशन की बातें करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन चीज़ों पे लोग अर्ली ब्रोंज एज से ही भरोसा करते आ रहे हैं। एंशिएंट इजिप्ट और इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त भी लोग इन चीज़ों को मानते थे और कई पुरानी सभ्यताओं में भी इस प्रक्रिया का वर्णन है। सुमेर सभ्यता जो कि साउदर्न मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, वहाँ के लोगों का मानना था कि एक इंसानी शरीर में हर एक बीमारी किसी तरह की डिमोनिक पोजेशन है। जी हाँ दोस्तों, उनके हिसाब से हमारी दुनिया में सिकनेस डीमंस हैं जो कि एक इंसान को बीमार कर देते हैं। उन दिनों लोगों की बीमारी ठीक करने के लिए एग्जॉर्सिज्म किया जाता था और जो लोग इस प्रक्रिया में निपुण थे उन्हें अशीपू बोला जाता था। अशीपू शब्द का अर्थ होता है सॉर्सरर और उस शब्द का पर्यायवाची है असु, जिसका अर्थ होता है फिजिशियन। इससे आप समझ पा रहे होंगे कि उन दिनों भी लोगों की 2 विचारधारा थी। पहली जहां लोग हर एक बीमारी को एक डीमन से एसोसिएट करते थे और दूसरी जहां बीमारी को लोग एक फिजिकल कंडीशन मानते थे। नाउ कमिंग टू 16th सेंचुरी, उन दिनों लोग विचेस को काफ़ी मानते थे और अगर कोई भी इंसान बुरी तरह से बीमार पड़ता है और अगर उस बीमारी के बारे में किसी को नहीं पता तो लोग उसे विच क्राफ्ट का शिकार मानते थे। उस जमाने में सैलम विच ट्रायल जैसी घटनाएं हुई थी जहां लोगों ने कई इंसानों को विच बोलकर सूली पे चढ़ा दिया था। वहां भी अगर कोई एक आम इंसान किसी तरह की मेंटल या फिर फिजिकल सिकनेस का साइंस शो करता था तो लोग उसे डेविल द्वारा पजेस्ड मानते थे। पोजेशन की कहानी आपको कई धर्म में मिल जाएगी और हर जगह इस चीज़ को अलग तरह से डिपिक्ट किया गया है। क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक एग्जॉर्सिस्ट्स ने डिमोनिक एक्टिविटी को 6 तरह से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट वन है पोजेशन, जहां एक डीमन किसी इंसान के शरीर को अपने वश में कर लेता है और ये काम डीमन उस इंसान के बिना इजाज़त के करता है। सेकेंड इज ऑब्सेशन, जहां इंसान को सडन अटैक्स आते हैं और इन अटैक्स की वजह से इंसानी दिमाग उल्टी सीधी चीज़ें सोचने लगता है। कई बार ऑब्सेशन के विक्टिम्स आत्महत्या तक कर लेते हैं। थर्ड है ऑपरेशन, और यहाँ एक इंसान पे फिजिकली या मेंटली अटैक नहीं
होता है, बल्कि अटैक उसके धन, सोशल स्टेटस और फैमिली पे होता है। फोर्थ पे हमारे पास है फिजिकल अटैक ऑन द विक्टिम। फिफ्थ पे हमारे पास है इन्फेस्टेशन, जिसमें घर, चीज़ें या फिर पेट्स को इफेक्ट होता है। और फाइनली सिक्स्थ पे हमारे पास है सब्जेक्शन, जिसमें एक इंसान अपनी मर्जी से खुद को शैतान के हवाले करता है। अब दोस्तों, हिंदुइज्म में पोजेशन की कॉन्सेप्ट रीजन बेसिस पे डिफर करती है, जहाँ अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग बातों में भरोसा रखते हैं। यहाँ एक कॉमन चीज़ ये है कि स्पिरिट्स दो तरह की होती है, एक अच्छी और एक बुरी। अगर कोई इंसान एक अच्छी स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड होता है तो उसका काफ़ी कुछ भला हो जाता है। वहीं अगर एक इंसान किसी बुरी स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड होता है तो उसके साथ कुछ बुरा ही होता है। इस्लाम में हम जिन और डेविल्स के बारे में जान पाते हैं, जो कि एक इंसान को अजीब तरह से बर्ताव करने पे मजबूर कर सकते हैं। सिमिलरली कई और भी धर्म में पोजेशन को अलग अलग तरीके से हमारे सामने रखा गया है, लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जो हमारे मन में आता है कि क्या पोजेशन की कॉन्सेप्ट सच है या फिर ये सब सिर्फ एक अंधविश्वास है। विज्ञान की माने तो पोजेशन और कुछ नहीं बल्कि एक फिजिकल या फिर मेंटल बीमारी है, जहां एक इंसान अपना कंट्रोल खो देता है। अलग अलग पोजेशन अलग अलग बीमारियों के संकेत हैं और इनमें से सबसे कॉमन है मल्टीपल पर्सनालिटी एंड एपिलेप्सी। दोस्तों, आप सभी में से कई लोग एनेलिस मिशेल के केस के बारे में ज़रूर जानते होंगे, जहां चर्च क्लेम कर रही थी कि विक्टिम 6 स्पिरिट्स द्वारा पोजेस्ड है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना था कि एनेलिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी की वजह से साइकोसिस हो गई थी। एनिलीज धार्मिक चीज़ों से दूर भाग रही थी और इसके जवाब में डॉक्टर्स का कहना था कि एनिलीज ऐसा मान रही थी कि उसके अंदर डीमंस हैं और यही वजह है कि वो ऐसी हरकतें कर रही थी। डॉक्टर्स के हिसाब से रियलिटी में कोई डीमंस नहीं थी और ये बस एक मेडिकल कंडीशन थी। सिमिलरली हमारे सामने रोलैंड डो के एग्जॉर्सिज्म की केस भी आती है और वहाँ भी कुछ सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने काफ़ी कोशिश करी कि वो इन एक्टिविटीज़ को किसी मेडिकल कंडीशन द्वारा जस्टिफाई कर सके। फिल्म भूल भुलैया में हमने इस कॉन्सेप्ट की एक बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देखी थी, जहां स्पिरिचुअलिज्म और साइंस का एक अच्छा ब्लेंड था और हम व्यूअर्स को अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर साइंटिफिक वे में मिल गया था। अब हालांकि ये फिल्म एक काल्पनिक कहानी पे आधारित थी, लेकिन रियल लाइफ में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के केसेस भी कुछ ऐसे ही होते हैं। आपने तो कई बार सुन भी रखा होगा कि एक इंसान पोजेस्ड होने के बाद अलग अलग लैंग्वेज में बातें करने लगता है और वो कुछ सुपरनैचुरल शक्तियां भी एग्जिबिट करता है, जबकि वी ऑल नो दैट इट इज इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन इन चीज़ों को भी डॉक्टर्स ने एक्सप्लेन किया और उनके हिसाब से ह्यूमन ब्रेन इतना स्ट्रांग है कि अगर वो पूरी तरह से किसी चीज़ को मान ले तो वो कुछ वैसी ही प्रॉपर्टीज शो करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल पर्सनैलिटी में एक इंसान अपने चाल ढाल से लेकर लुक्स तक को पर्सनैलिटी के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मेंटली वो खुद को वैसा ही मान रहा होता है। इस कॉन्सेप्ट की बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन हमें स्प्लिट मूवी में देखने को मिलती है, जहां एक इंसान के अंदर 23 डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ थी। अब दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपके सामने 10 से भी ज़्यादा रियल केस स्टडीज़ ला सकता हूँ, जहाँ हम इवेंट्स को ब्रेक डाउन करके काफ़ी कुछ समझ सकते हैं, लेकिन हर एक केस में आपको दोनों पहलू ज़रूर दिखेंगे। आने वाली लेट नाइट शोज़ में मैं ऐसी रियल केसेस पे ज़रूर बातें करूँगा, ताकि आप भी फैक्ट्स को जानकर अपना खुद का निष्कर्ष निकाल सकें। सो इस वीडियो को एंड करने से पहले हमारे सामने 2 कॉन्क्लूजन्स आते हैं। पहला ये कि डीमंस, स्पिरिट्स वगैरह हमारी दुनिया में होते हैं और ये इंसानों को पजेस भी कर सकते हैं। इन असाधारण शक्तियों को समझ काफी मुश्किल है और हर धर्म में इन चीजों के बारे में अलग तरह से डिपिक्ट किया गया है। दूसरा कंक्लूजन ये है कि पोजेशन हमेशा से एक फिजिकल या मेंटल कंडीशन रही है, जहां लोगों ने इसको ट्रीट करने के लिए अलग अलग विधि निकाली। कहीं लोग इसे मेडिकेशन से ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे, तो कहीं लोग इसे एग्जॉर्सिज्म जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट को डालकर ट्रीट करने की कोशिश कर रहे थे। विधि कोई भी हो, एंड गोल यही थी कि विक्टिम या फिर पेशेंट ठीक हो जाए, और इसी चक्कर में हमारे सामने 2 पहलू आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गाँव में एक इंसान ये मान लिया है कि उसके अंदर कोई बुरी आत्मा है, तो उसे आप कितना भी दवा खिलवा दो वो ठीक होगा ही नहीं। वहीं अगर आप उसकी झाड़ फूक करवा दो तो वो अपने आप को ठीक महसूस करने लगेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि डीप इनसाइड उसने खुद को पोजेस्ड मान लिया है, और जब तक उसका दिमाग इस बात को मानेगा नहीं कि अब कोई बुरी आत्मा नहीं है, वो ठीक होने की कोशिश तक नहीं करेगा। ह्यूमन ब्रेन इज वेरी पावरफुल एंड इट इज केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। तो विज्ञान के हिसाब से ये सब एक तरह की मेंटल या फिर फिजिकल कंडीशंस है, जिसको ट्रीट करने के अलग अलग तरीके हैं।
दोस्तों द विच मूवी की कहानी एक परिवार की है जो कि 1630s में इंग्लैंड में रह रहे थे। ये फिल्म शेक्सपियरियन इंग्लिश में है, जिसकी वजह से लोगों को इस फिल्म की इंग्लिश समझने में काफ़ी परेशानी होती है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने 1630s के समय को काफ़ी अच्छे रूप से स्क्रीन पे दिखाया है और यही वजह है कि क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है। तो फिल्म की शुरुआत में हम एक पुरुषन फैमिली को देखते हैं जिन्हें सोसाइटी से बहिष्कृत किया जा रहा था। अब ऐसा क्यों किया जा रहा था, इसका जवाब तो हमें इस फिल्म में नहीं मिलता है, लेकिन चीज़ों को बारीकी से देखने पे हम समझ पाते हैं कि पुरुषन फैमिली के हेड जिनका नाम विलियम है वो एक बहुत ही प्राइड वाले इंसान है और वो चर्च के रूल्स को फॉलो करने से मना कर रहे थे क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि पुरिशन्स इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट्स थे जो कि 16th और 17th सेंचुरी में चर्च को कैथोलिक प्रैक्टिसेस से प्यूरिफाई करना चाहते थे। विलियम की फैमिली भी एक पुरिशन फैमिली थी जिसमें उनके अलावा उनकी बीवी कैथरीन और 5 बच्चे थे। इन बच्चों में सबसे बड़ी बेटी का नाम थॉमसिन था, बेटे का नाम कैलिब था, ट्विंस का नाम मर्सी और जॉनस था और एक न्यू बॉर्न चाइल्ड भी था जिसका नाम सैमुअल था। ये परिवार कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं और हम इन्हें हमेशा गॉड को थैंक यू बोलते हुए या फिर बुरे थॉट्स के लिए माफ़ी मांगते हुए पाते थे। तो एक दिन थॉमसिन न्यू बॉर्न बेबी सैमुअल के साथ पीकाबू खेल रही थी कि अचानक ये बच्चा गायब हो जाता है। विलियम की फैमिली सैमुअल को खोजने के लिए जंगल तक में जाती है, लेकिन इन्हें सैमुअल नहीं मिलता है। इस घटना से परिवार के सभी लोग ऐसा मान लेते हैं कि सैमुअल को एक भेड़िया उठा ले गया होगा। यहाँ सीन चेंज होती है और हम व्यूअर्स एक नंगी बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसके पास सैमुअल था। इस बूढ़ी औरत के हाथ में एक चाकू थी और अगले ही क्षण हम इस औरत को अपने शरीर पे खून लगाते हुए देखते हैं, विच सजेस्ट्स कि इस बूढ़ी औरत ने सैमुअल को मार डाला है। यहाँ हम इस बूढ़ी औरत को अजीब तरह से उड़ते हुए भी पाते हैं एंड दिस वॉज क्वाइट वियर्ड। कमिंग बैक टू विलियम्स फैमिली, हम वो समझ पाते हैं कि इस परिवार का ऐसा मानना था कि सैमुअल नरक में जाएगा क्योंकि उसकी बैप्टाइजेशन नहीं हुई थी। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि बैप्टाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक इंसान के ऊपर पानी छिड़का जाता है या फिर उसे पानी में सिंक किया जाता है, जिसके बाद उसके आत्मा को प्योर माना जाता है। तो ऑब्वियसली सैमुअल की बैप्टाइजेशन इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और उसकी आत्मा को अब तक इम्प्योर माना जा रहा था। यहाँ हम व्यूअर सैमुअल की माँ को काफ़ी रोते हुए देख पाते हैं और वो लगातार अपने बच्चे सैमुअल की स्वर्ग यात्रा के लिए प्रेयर कर रही थी। तो इस घटना के बाद इस परिवार का माहौल बदलने लगता है, जहाँ कैथरीन अपनी बड़ी बेटी थॉमसिन से नफरत करने लगी थी। दूसरी तरफ कैलेब अब प्यूबर्टी हिट कर रहा था और वो थॉमसिन की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा था। वो अपने पिता विलियम के साथ जंगलों में हंट करने जाता है क्योंकि इस परिवार ने जो क्रॉप्स लगाए थे वो सड़ रही थी। तो हंटिंग के दौरान कैलेब अपने पिता से पूछता है कि क्या सैमुअल की अनबैप्टाइज्ड सोल नरक में जाएगी। तो इस बात पे विलियम का कहना था कि कैलेब को ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए। बातों बातों में हमें पता चलता है कि विलियम ने अपनी पत्नी की सिल्वर कप को बेच दिया है ताकि उन्हें हंट करने के लिए सप्लाईज मिल सके। अब दोस्तों ये बात कैथरीन को पता नहीं चलनी चाहिए थी क्योंकि कैथरीन जंगलों में जाने के सख्त खिलाफ थी और अगर उसे ये सब पता चलता तो वो बहुत ज़्यादा नाटक करती। तो उस रात कैथरीन को पता चल जाता है कि उसकी सिल्वर कप गायब है और इस कप को गायब करने का इल्ज़ाम वो थॉमसिन पे डाल रही थी। विलियम बार बार कह रहे थे कि थॉमसिन ने कप चोरी नहीं की है, लेकिन वो ये भी नहीं बताते हैं कि ये कप उन्होंने चुराया था। एनीवेज नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम थॉमसिन को रिवर के साइड कपड़ा धोते देखते हैं जब कैलिब वहाँ आता है और ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इसी दौरान वहाँ ट्विन गर्ल मर्सी आती है और मर्सी का कहना था कि सैमुअल को एक विच उठाकर ले गई है जिसे उसने इनके घर के आसपास उड़ते देखा है। दोस्तों ये ट्विंस बहुत ही शरारती थे और वो अक्सर थॉमसिन को परेशान करते रहते थे। इसीलिए थॉमसिन ट्विंस को डराने के लिए बोलती है कि वही जंगल की विच है और उसने डेविल्स बुक को साइन किया है। नॉट ओनली दैट, उसने ही सैमुअल को गायब किया है और अगर ये ट्विंस अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो वो इन्हें भी गायब कर देगी। इस बात को सुनकर ये ट्विंस काफ़ी डर जाते हैं और वो दोनों सच में मानने लगते हैं कि थॉमसिन एक विच है। अगली सीन में हम व्यूअर्स थॉमसिन को एक बकरी की दूध निकालते देखते हैं और यहाँ दूध की जगह खून निकल रहा था। एनीवेज रात होती है और रात को ये बच्चे अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनते हैं। विलियम और कैथरीन डिस्कस कर रहे थे कि वो लोग थॉमसिन को किसी दूसरे फैमिली को सर्व करने के लिए बेच देंगे जिससे उन्हें कुछ पैसा और खाना मिल जाएगा। थॉमसिन एक ब्यूटीफुल वुमेन बन रही थी और कैथरीन किसी तरह थॉमसिन को घर से निकाल देना चाहती थी। इन बातों को सुनकर कैलेब काफ़ी उदास होता है और अगली सुबह वो फॉरेस्ट जाने के लिए तैयार होने लगता है।
कैलेब चाहता था कि वो फॉरेस्ट में लगे ट्रैप्स में से कुछ खाने का ले आए ताकि उसके पेरेंट्स थॉमसिन को ना बेचें। अब इससे पहले वो जंगल के लिए निकल पाता, थॉमसिन वहां आती है और वो भी कैलेब के साथ जाने का जिद करती है। फाइनली ये दोनों फैमिली हॉर्स और डॉग के साथ जंगलों की तरफ बढ़ते हैं और जंगल में इन्हें एक जंगली खरगोश दिखता है। इस खरगोश को देखकर इनका घोड़ा विचलित होने लगता है और इनका कुत्ता फाउलर इस खरगोश को चेज करता है। कैलेब अपने कुत्ते के पीछे दौड़ता है और इनका घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल होकर थॉमसिन को नीचे गिरा देता है, जिससे थॉमसिन बेहोश हो जाती है। कैलेब को जंगलों में आगे बढ़ने पे अपना कुत्ता मरा हुआ दिखता है और इस कुत्ते की बॉडी को किसी ने चीर फाड़ दिया था। कुछ ही दूर आगे बढ़ने पे कैलेब को एक झोपड़ी दिखती है और इस झोपड़ी के अंदर से एक खूबसूरत औरत बाहर आती है जो कि कैलेब को सेड्यूस करती है। इस सीन में हम व्यूअर्स इस खूबसूरत औरत की हथेली देख पाते हैं जो कि किसी विच की तरह थी। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ विलियम अपने बच्चे कैलेब और थॉमसिन को ढूंढ रहे थे और इसी दौरान उन्हें थॉमसिन मिल जाती है। कैलेब का अब भी कुछ अता पता नहीं था और कैथरीन इस बात के लिए भी थॉमसिन को ही ब्लेम करती है। कैथरीन का कहना था कि पहले थॉमसिन की वजह से सैमुअल गायब हुआ, फिर उसने कब गायब किया और अब उसकी वजह से कैलेब भी गायब हो गया है। इस बात पे विलियम थॉमसिन को डिफेंड करते हैं और उनका कहना था कि कैथरीन का सिल्वर कप उन्होंने बेचा है। नाउ एज एक्सपेक्टेड इस बात पे कैथरीन पागलों की तरह बिहेव करती है और विलियम गॉड से इस सिन के लिए माफी मांगते हैं। तो उस रात काफी बारिश हो रही थी और इस परिवार को अपने घर के बाहर कैलेब दिखता है जो कि नेकेड था और वो एकदम अधमरा सा था। जी हाँ दोस्तों, कैथरीन फौरन ही कैलेब को घर के अंदर ले जाती है और इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि कैलेब विच क्राफ्ट का शिकार हुआ है। कैलेब अपने मुंह के अंदर से खूनी सेब निकालता है और वो एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा था। ये परिवार कैलेब को घेर कर प्रेयर रिसाइट करने लगते हैं और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ट्विंस इस प्रेयर को बोल ही नहीं पा रहे थे। कैलेब अजीब तरह से बिहेव करते हुए जीसस को याद करता है और अचानक वो मर चुका था। कैलेब के मरने से एवरीवन वाज इन शॉक और ये ट्विंस थॉमसिन को विच बोल के चिल्लाना शुरू करते हैं। ट्विंस जमीन पे लेट जाते हैं और उनकी इस हरकत को देखकर कैथरीन पूरी तरह से मानने लगती है कि थॉमसिन एक विच थी। विलियम भी थॉमसिन को घर के बाहर ले जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो सचमुच में एक विच है। थॉमसिन इनकार करती है, लेकिन विलियम फोर्सफुली थॉमसिन से मनवाने की कोशिश करते हैं कि वो एक विच है। इस बात से थॉमसिन एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो अपने पिता पे जोरों से चिल्लाती है। थॉमसिन का कहना था कि उसके पिता ना तो अपने परिवार को खाना दे पाते हैं, ना ही उनका ठीक ढंग से ख्याल रख पाते हैं और जब भी घर में कुछ बुरा होता है तो उसका ब्लेम थॉमसिन के सर पे आता है। इसके अलावा थॉमसिन बताती है कि ट्विंस इनके घर की बकरी ब्लैक फिलिप से बातें करते हैं और विच ये ट्विंस ही हैं। ब्लैक फिलिप लूसीफर है और वही ट्विंस को इंस्ट्रक्शंस देके कंट्रोल करता है। इन बातों को सुनकर विलियम अपने आपे से बाहर हो चुके थे और वो थॉमसिन के साथ साथ ट्विंस को भी स्तबल में बंद कर देते हैं। तो उस रात हम व्यूअर्स कैथरीन को काइंड ऑफ हेल्यूसिनेट करते देखते हैं जहां उसे अपना बेटा कैलेब और सैमुअल दिख रहा था। कैथरीन अपने बच्चे सैमुअल को अपना दूध पिलाती है जबकि रियल में हम व्यूअर्स एक रेवन को देख पाते हैं एंड दैट रेवन वाज पेकिंग एट हर चेस्ट। यहाँ सीन चेंज होकर स्तबल की तरफ जाती है जहाँ ये तीनों बच्चे एक बूढ़ी औरत को देख पाते हैं जो कि इनके घर के बकरी का दूध पी रही थी। तो अगले दिन सुबह विलियम स्तबल को चेक करने आते हैं और वो देखते हैं कि उनका स्तबल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। ट्विंस मिसिंग थे, बकरियां मर चुकी थी और थॉमसिन वहां बेहोश पड़ी थी जिसके हाथ में खून लगा था। थॉमसिन को होश आता है और वो देखती है कि बकरी ब्लैक फिलिप विलियम पे अटैक करके उन्हें जान से मार डालता है। अब बची थी तो सिर्फ थॉमसिन एंड कैथरीन और कैथरीन थॉमसिन को ब्लेम करते हुए उस पर हमला कर देती है। कैथरीन थॉमसिन को जान से मारने की कोशिश करती है और सेल्फ डिफेंस में थॉमसिन अपनी मां को चाकू घोंप कर मार डालती है। इस परिवार में थॉमसिन को छोड़कर सभी लोग मारे जा चुके थे और हम व्यूअर्स थॉमसिन को स्तबल में जाते देखते हैं जो कि ब्लैक फिलिप से बातें करने के लिए गुहार लगाती है। थॉमसिन का मानना था कि ब्लैक फिलिप डेविल या फिर लूसीफर है एंड टू आवर सरप्राइज ये बकरी ब्लैक फिलिप थॉमसिन से बातें करने लगती है। ब्लैक फिलिप एक इंसान में तब्दील हो जाता है और वो पूछता है कि क्या थॉमसिन को खाने को अच्छी चीज़ें चाहिए और क्या उसे एक अच्छी ज़िंदगी चाहिए। थॉमसिन हाँ बोलती है और ब्लैक फिलिप उसे अपने कपड़े उतार कर एक बुक साइन करने बोलता है। थॉमसिन इस किताब में अपना नाम लिखती है और ब्लैक फिलिप को फॉलो करते हुए जंगलों की तरफ जाने लगती है। जंगल के अंदर हम व्यूअर्स ढेर सारी विचेस को देखते हैं जो कि एकदम नेकेड थी और ये विचेस एक बॉनफायर के आसपास किसी तरह की रिचुअल्स कर रही थी। थॉमसिन इन विचेस को ज्वाइन करती है और ये विचेस हवा में उड़ने लगती है। थॉमसिन भी इनके साथ हवा में उड़ती है और हम यस उसे ऊंचे पेड़ों से भी ऊपर उड़ते हुए देखते हैं। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द विच मूवी की कहानी और
इस फिल्म की एंडिंग को देखकर हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि क्या थॉमसिन ही विच थी या फिर ये सब किसी और विच ने किया है। ट्विंस कहाँ गायब हो गए और मूवी के एंडिंग में क्या थॉमसिन भी एक विच में तब्दील हो गई। तो मैं यहाँ आप सभी को इस फिल्म से जुड़ी 3 थ्योरीज बताऊंगा ताकि आप अपने हिसाब से इस फिल्म के एंडिंग को जस्टिफाई कर सकें। तो दोस्तों, पहली थ्योरी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहां हम व्यूअर समझ पाते हैं कि विचेस बच्चों को मारकर उनके खून से कुछ ऑइंटमेंट बनाती थी और इस ऑइंटमेंट की मदद से वो उड़ भी पाती थी। मूवी के लास्ट सीन में हम व्यूअर्स ने ढेर सारी विचेस को उड़ते देखा था और ये शायद इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मोस्टली इन विचेस ने ट्विंस को मारकर उनके खून से भी ऑइंटमेंट बनाया होगा। इस फिल्म के मुख्य किरदार थॉमसिन है, जो कि एक प्योर और इनोसेंट लड़की है। इस पूरे फिल्म की सेटअप ऐसी लगती है मानो यहाँ की घटनाएं इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड वे में हुई ताकि मासूम थॉमसिन डेविल के बुक को साइन कर दे। अब इस बात पे आप पूछ सकते हैं कि डेविल तो किसी और से भी साइन करवा सकता था, लेकिन दोस्तों यहाँ डेविल को सबसे प्योर और इनोसेंट सोल चाहिए थी। थॉमसिन को छोड़कर हर कोई यहाँ किसी न किसी तरह का सिन कर रहा था, जैसे कि विलियम को काफ़ी प्राउड वाली फीलिंग थी, ट्विंस तो बहुत ही बदमाश थे, कैथरीन एक अच्छी औरत नहीं थी और कैलेब लस्टफुल था। सो डेविल के लिए ये काइंड ऑफ एक चैलेंज था, जहां उसे थॉमसिन से अपनी बुक साइन करवा के थॉमसिन को एक विच बनाना था। ये फिल्म बेसिकली शो करती है कि 1600s में लोग किस तरह से औरतों के साथ गलत तरीके से पेश आते थे और इसका परिणाम हमने रियल लाइफ में सैलम विच ट्रायल की वीडियो में भी देख रखा है। दिस मेक्स अस वंडर कि उस जमाने में हर एक खूबसूरत, सक्सेसफुल या फिर क्रिएटिव औरत को विच करार दिया जाता था और ये मूवी हमें यही दिखाती है कि ऐसे सिचुएशंस में एक मासूम लड़की किस तरह से गलत राह पे चल पड़ती है। थॉमसिन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जहां उसके पास डेविल के ऑफर के अलावा कोई और उपाय नहीं था। वो शहर भी वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि लोग उसे वहाँ विच बोलकर मार डालते। इसीलिए उसने डेविल के बुक को साइन कर दिया ताकि एटलीस्ट वो विच बन के अपनी जिंदगी तो जी पाएगी। तो पहली थ्योरी से हम यही समझ पाते हैं कि थॉमसिन एक विच नहीं थी, लेकिन परिस्थितियों ने उसे एक विच बनने पे मजबूर कर दिया। नाउ सेकेंड थ्योरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके हिसाब से इस फिल्म में कोई विच थी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को गौर से देखेंगे तो यू विल नोटिस कि हर एक विच वाली सीन से पहले थॉमसिन को सोते हुए दिखाया गया है, या फिर विच वाली सीन के बाद थॉमसिन को नींद से उठते हुए दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि थॉमसिन ये सब सपने में देख रही थी और रियलिटी में कोई विच थी ही नहीं। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक छोटी सी फैमिली को देखते हैं जिसमें माँ का नाम अमीलिया था और उनके बेटे का नाम सैमुअल था, जिसकी उम्र मात्र 6 साल थी। अमीलिया एक विडो थी जिसके हस्बैंड ऑस्कर एक कार एक्सीडेंट में 6 साल पहले मारे गए थे। ये एक्सीडेंट तब हुई थी जब अमीलिया प्रेग्नेंट थी और ऑस्कर उसे कार में हॉस्पिटल ले जा रहा था। रास्ते में इनके कार की एक्सीडेंट हुई जिसमें अमीलिया तो बच गई, लेकिन ऑस्कर की मौत हो गई। एक्सीडेंट के ही दिन सैमुअल का भी जन्म हुआ था और यही वजह है कि अमीलिया कभी भी सैमुअल की बर्थडे नहीं मनाती थी। एनीवेज, करंट डे में सैम एक बहुत ही शरारती बच्चा है और अमीलिया उससे काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थी। हर रात सैम मॉन्स्टर से डरता था और वो अपनी मॉम के साथ क्लोजेट और बेड के नीचे चेक करता था। इसके अलावा अमीलिया सैम को रोज एक बेड टाइम स्टोरी सुनाती थी और सैम इन स्टोरीज में काफ़ी इन्वेस्टेड था। अब दोस्तों, अगर हम सैम की बातें करते हैं तो वो थोड़ा हाइपर एक्टिव बच्चा था जो अजीब हरकतें करता रहता था। वो हमेशा इमेजिनरी मॉन्स्टर्स की बातें करता था और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए सैम ने कुछ वेपन्स भी बना रखे थे। सैम काफ़ी मैजिक ट्रिक्स करता था और टीवी पर भी वो अक्सर मैजिक ट्रिक्स ही सीखने की कोशिश करता रहता था। सैम बार बार बोलता था कि वो अपने मॉम को बचाने के लिए ये सारे वेपन्स प्रिपेयर कर रहा है। अमीलिया सैम के हरकतों से परेशान थी और वो सैम को अपने बच्चे की तरफ प्यार भी नहीं करती थी। तो एक दिन अमीलिया को अपने वर्क प्लेस पे सैम के स्कूल से फ़ोन आता है, जहां उन्हें पता चलता है कि सैम स्कूल में कुछ वेपन्स लेके चला गया है। अमीलिया फौरन सैम के स्कूल पहुंचती है, जहां उनकी बहस स्कूल के टीचर्स से होती है। इस बहस में अमीलिया अपने बेटे के हरकतों को डिफेंड कर रही थी और इस हॉट डिस्कशन के परिणाम अनुसार अमीलिया सैम को स्कूल छुड़वा देती है। उस रात सैम अपनी मॉम को एक पॉपअप बेड टाइम स्टोरी बुक पढ़ने को बोलता है और इस बुक का नाम था मिस्टर बाबाडूक। इस किताब में एक बाबाडूक नामक मॉन्स्टर का जिक्र था जो कि दिखने में काफ़ी लंबा था। ये मॉन्स्टर एक हैट पहनता था और उसकी उंगलियां थोड़ी अजीब सी थी। बुक में लिखा था कि अगर इस मॉन्स्टर के बारे में कोई जान लेता है तो वो इंसान इससे कभी अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। अगर उस इंसान ने इस मॉन्स्टर को देख लिया तो वो फिर कभी सो नहीं पाएगा और वो इंसान बस अपनी मौत की दुआ करेगा।
ऑब्वियसली ये बातें एकदम डिस्टर्बिंग थी और अमीलिया सैम के लिए दूसरी स्टोरी बुक पढ़ने लगती है, लेकिन सैम ऑलरेडी बाबाडूक में बिलीव करने लग गया था और वो डर के मारे चिल्ला रहा था। अमीलिया इस बुक को क्लोजेट के ऊपर रख देती है ताकि सैम दोबारा इस किताब तक पहुंच ही ना पाए। तो अगले दिन सुबह सैम बाबाडूक की ही बातें कर रहा था और अमीलिया उसकी इस हरकत से काफ़ी परेशान थी। सैम की वजह से अमीलिया रात में ढंग से सो नहीं पा रही थी और कितना भी समझाने के बावजूद सैम बाबाडूक को रियल मान रहा था। तो एक दिन सैम घर के बेसमेंट को खोल देता है जहाँ अमीलिया ने कई सालों से ऑस्कर की चीज़ें बंद करके रखी थी। इस बेसमेंट के खुलने से अमीलिया वापस से ऑस्कर की फ़ोटोज़ वगैरह देख पाती है जिसे उसने 6 साल से बंद कर रखा था। इस घटना के ठीक बाद घर में कुछ असाधारण घटनाएं होने लगती है, जैसे दरवाज़ा का अपने आप ही खुलना और बंद होना, खाने में शीशे का टुकड़ा मिलना, सैम के पागलों की तरह चिल्लाना इत्यादि। अमीलिया को लगता है कि ये सब सैम कर रहा है, लेकिन सैम का कहना था कि ये सब बाबाडूक कर रहा है। सैम की बात को सुनकर अमीलिया अपने आप से बाहर हो जाती है और वो गुस्से में मिस्टर बाबाडूक वाली किताब को फाड़ कर घर के बाहर फेंक देती है। तो नेक्स्ट डे अमीलिया अपने बहन क्लैर के घर जाती है जहां उस दिन क्लैर की बेटी रूबी की बर्थडे पार्टी थी। क्लैर अमीलिया को एडवाइस करती है कि उससे अपने आप बीती को भूल कर जिंदगी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन इसमें अमीलिया का कहना था कि वो किसी से भी अपने हस्बैंड की मौत के बारे में न बातें करके अपने पास्ट को भूलने की कोशिश कर रही है। क्लैर समझाती है कि बातें न करना मूव ऑन करने का अच्छा तरीका नहीं है, लेकिन अमीलिया क्लैर की एक नहीं सुन रही थी। क्लैर ये तक बोल देती है कि उसे अमीलिया का बेटा सैम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इस बात पे अमीलिया एकदम नाराज़ होती है। मीनवाइल रूबी और सैम एक ट्री हाउस के अंदर थे जहां रूबी सैम को ये बोलकर चिढ़ा रही थी कि उसके डैड इस दुनिया में नहीं है। गुस्से में आकर सैम रूबी को ट्री हाउस से धक्का देता है जिससे रूबी की नाक टूट जाती है। इस घटना से क्लैर एकदम आग बबूला हो चुकी थी और वो अमीलिया एंड सैम को अपने घर से जाने को बोलती है। तो घर वापस लौटते वक्त सैम वापस से अजीब बिहेव कर रहा था और अचानक हम व्यूअर सैम को मिर्गी चढ़ते हुए देखते हैं। अमीलिया फौरन सैम को हॉस्पिटल ले जाती है और वहां वो अपने डॉक्टर से नींद की दवा मांगती है ताकि वो सैम को आराम से सुला सके। तो उस रात अमीलिया सैम को नींद की दवा देती है जिसके परिणाम अनुसार वो दोनों कई दिनों बाद अच्छे से सो पाते हैं। अगली सुबह अमीलिया काफ़ी खुश थी, लेकिन तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। जब अमीलिया दरवाज़ा खोलती है तो उसे घर के बाहर मिस्टर बाबाडूक किताब दिखती है और इस किताब के पन्नों को किसी ने वापस से चिपका दिया था। इस किताब में अब कुछ नए पेजेस भी ऐड हो गए थे और इन पेजेस में लिखा था कि अगर अमीलिया बाबाडूक के एग्जिस्टेंस को डिनाई करेगी तो बाबाडूक और भी ताकतवर होता जाएगा। इसके अलावा इन किताब में कुछ एडिशनल पेजेस थे जिसमें पॉपअप डिज़ाइंस थी और इन ड्राइंग्स में अमीलिया अपने डॉग बग्जी को मारते हुए दिखती है। इसके बाद वो इन पॉपअप्स में सैम को मारती है और फाइनली वो खुद को भी मार लेती है। इन पॉपअप ड्राइंग से डर के अमीलिया फ़ौरन ही इस किताब को जला देती है। इस इंसिडेंट के बाद अमीलिया को एक फ़ोन कॉल आता है जहां फ़ोन से बाबाडूक की कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। इस आवाज़ को सुनकर अमीलिया काफ़ी डर गई थी और वो फ़ौरन पुलिस स्टेशन जाती है। अमीलिया पुलिस ऑफिसर को इस अजीब से किताब के बारे में बताती है और जब ऑफिसर अमीलिया से ये किताब मांगते हैं तो अमीलिया बोलती है कि उसने किताब जला दिया है। इस बात पे पुलिस अमीलिया को घर वापस जाने बोलते हैं एज उसके पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस स्टेशन में अमीलिया को एक कोट और हैट टंगी दिखती है जो कि स्प्लिट सेकेंड के लिए बाबाडूक मॉन्स्टर जैसी दिखती है। एनीवेज आगे की सीन में हम व्यूअर्स अमीलिया को अजीब बिहेव करते देख पाते हैं जहां वो खुद को एकदम अकेला कर ली थी और वो सैम पे जरा सी बातों पे चिल्ला रही थी। अमीलिया को अब बाबाडूक मॉन्स्टर घर में दिखने लगा था और वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब होते जा रही थी। एक बार तो अमीलिया को फ्रिज के पीछे दीवार में एक होल दिखती है जिसमें से ढेर सारे कॉकरोचेस बाहर आ रहे थे, लेकिन अगले ही क्षण दीवार में कोई होल नहीं था और वहाँ कोई कॉकरोचेस भी नहीं थे। इन घटनाओं से तंग आकर अमीलिया डिसाइड्स कि वो सैम के साथ बाहर आइसक्रीम खाने जाएगी और रेस्टोरेंट से लौटते वक्त बाबाडूक अमीलिया को हॉन्ट करता है जिससे अमीलिया अपनी कार एक दूसरे इंसान के कार में ठोक देती है। इस घटना के बाद अमीलिया घर वापस लौटती है और सैम ट्राइज कि वो अपने पड़ोसी को फ़ोन करके उनके घर चला जाए, लेकिन अमीलिया वहां आके फ़ोन लाइंस को काट देती है। सिचुएशन हाथ से बाहर निकलती जा रही थी और हम व्यूअर्स देखते हैं कि अमीलिया अब सैम को फोर्सफुली नींद की दवा खिलाने की कोशिश कर रही थी।
इस सीन में सैम नींद की गोलियों को अपनी उंगलियों में छुपा लेता है और वो ऐसे एक्ट करता है मानो उसने नींद की दवा खा ली है। इसके ठीक बाद अमीलिया हेलुसिनेट करती है जहां वो अपने बेटे सैम को ऑलमोस्ट चाकू से मारने वाली थी। इतना ही नहीं, अमीलिया को टीवी में भी बाबाडूक मॉन्स्टर दिख रहा था और वो खुद के क्रीपी वर्जन को भी टीवी में देख पा रही थी। इन घटनाओं के दौरान अमीलिया घर के बेसमेंट में जाती है जहां उसे अपना पति ऑस्कर दिखता है और ऑस्कर अमीलिया से बोलता है कि वो उसकी दुनिया में वापस आ जाएगा, लेकिन बदले में अमीलिया को उसका बेटा सैम देना होगा। इस सीन को देखकर हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पा रहे थे कि ये सब बाबाडूक मॉन्स्टर की एक चाल थी और इससे पहले अमीलिया बेसमेंट से बाहर जा पाती, बाबाडूक मॉन्स्टर अमीलिया पे हमला करके उसे पूरी तरह से पजेस कर लेता है। पजेस्ड होने के बाद अमीलिया अपने कुत्ते बग्सी को मार डालती है और अब वो सैम को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैम एक स्मार्ट बच्चा था और वो अपने सारे वेपन्स का इस्तेमाल अपनी मॉम पे करता है। सैम भागकर बेसमेंट में जाता है और जब अमीलिया यहाँ आती है तो सैम उन पे पीछे से हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है। तो जब अमीलिया को होश आता है तो वो रस्सियों से बंधी पड़ी थी और सैम वहीं पास बैठा था। सैम अपनी माँ से बोलता है कि ये सब कुछ बाबाडूक की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उनसे प्यार करता है। इतने में अमीलिया अपने एक हाथ की रस्सी खोलकर सैम को चोक करने लगती है, लेकिन सैम प्यार से अपनी मॉम के गालों को सहलाता है। ऐसा करने से अमीलिया अपने होश में आने लगती है और फाइनली वो अजीब से काले पदार्थ की उल्टी करती है। इस उल्टी की वजह से अमीलिया वापस अपने होश में आ गई थी और वो अपने बेटे सैम को के लिविंग रूम में जाती है। लिविंग रूम में सैम अमीलिया को याद दिलाता है कि कोई भी इंसान बाबाडूक से अपना पीछा नहीं छुड़वा सकता है और ऐसा बोलते ही हम वो सैम को एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचते हुए देख पाते हैं। सैम खींचकर अमीलिया के बेडरूम में चला जाता है और अमीलिया अपने बेटे के पीछे पीछे जाकर उसे किसी तरह बचाती है। यहाँ बाबाडूक अमीलिया को फिर से उसके हस्बैंड के विजन्स दिखाता है जहाँ उसके हस्बैंड का सर कट जाता है, लेकिन इस बार अमीलिया स्ट्रांग थी। वो गुस्से में बाबाडूक को कन्फ्रंट करती है और अमीलिया बोलती है कि ये उसका घर है जहाँ बाबाडूक इज ट्रेस पासिंग। वो बाबाडूक को डराती है जिससे बाबाडूक के विंग्स सिकुड़ते हैं और फाइनली बाबाडूक भागकर घर के बेसमेंट में छिप जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर कुछ दिन बाद की आती है जहाँ हम व्यूअर्स अमीलिया और सैम को एकदम खुश देखते हैं। वो दोनों रिकवर कर चुके थे और अमीलिया अब अपने बेटे को बहुत प्यार कर रही थी। वो अपने बेटे की मैजिक ट्रिक्स और वेपन्स में भी इंटरेस्ट ले रही थी एंड एवरीथिंग वाज बैक टू नॉर्मल। अमीलिया एक बाउल में अर्थ वॉर्म्स कलेक्ट करती है और वो इसे घर के बेसमेंट में ले जाती है जहाँ बाबाडूक रहता है। वो इस बाउल को जमीन पे रखती है ताकि बाबाडूक इसे खा सके, लेकिन बाबाडूक अमीलिया पे काइंड ऑफ अटैक करता है। अमीलिया फौरन ही कंट्रोल में आती है और वो इस मॉन्स्टर को काम डाउन करती है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर अपना बाउल लेके बेसमेंट के कोने में चला जाता है। अमीलिया यहाँ से बाहर निकलकर वापस गार्डन में आती है जहाँ वो सैम की बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। फाइनली हम व्यूअर्स अमीलिया को अपने हस्बैंड के बारे में कंफर्टेबल होकर बातें करते देख पाते हैं, विच प्रूव्स दैट शी इज ओवर इट नाउ। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स को एक ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि शापित था। कोई भी इस ग्राउंड के अंदर नहीं जाता था और जब एक लड़की इस ग्राउंड में जाती है तो उसे अजीब से डरावने सपने आते हैं। यहाँ हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए जाते हैं विच इंडिकेटेड कि ज़रूर इस ग्राउंड पे कुछ लोगों को मारा गया है और हम व्यूअर्स एक अजीब से घोस्ट को भी देख पाते हैं। तो यहाँ सीन चेंज होकर राघव नाम के बंदे पे फोकस करती है जो कि दिन भर क्रिकेट खेलता था। राघव एक स्ट्रॉन्ग बंदा था, लेकिन रात होते ही वो एक भीगी बिल्ली की तरह बन जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि राघव को भूतों से बहुत ज़्यादा डर लगता था और ये डर इतना ज़्यादा था कि वो घर में हल्का होने के लिए भी अकेले नहीं जा सकता था। राघव बजरंगबली जी की फोटो लगी हुई ब्लैंकेट ओढ़कर सोता था और वो सोता भी अपनी मम्मी के ही साथ था। घर में राघव और उसकी माँ के अलावा राघव के बड़े भैया, राघव की भाभी और इन दोनों के 2 बच्चे रहते थे। तो एक दिन राघव को पता चलता है कि उसके भाभी की छोटी बहन प्रिया कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ रही है। प्रिया काफ़ी खूबसूरत थी एंड एज एक्सपेक्टेड राघव प्रिया को काफ़ी पसंद कर रहा था। प्रिया के आने के ठीक अगले दिन राघव फिर से क्रिकेट खेलने निकलता है, लेकिन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। इसीलिए राघव अपने दोस्त के साथ उस शापित ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने चला जाता है जिसके बारे में हमने मूवी के फर्स्ट सीन में जाना था। तो इस ग्राउंड पे जब राघव स्टंप्स ठोकने की कोशिश करता है तो स्टंप्स जमीन के अंदर जा ही नहीं रही थी।
राघव एक बड़े पत्थर से स्टंप्स ठोकता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि जमीन के अंदर किसी की बॉडी थी जिसमें ये स्टंप्स धंस रही थी। राघव के स्टंप्स रेडी करने के जस्ट बाद इस ग्राउंड के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा होता देख राघव अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है। इस सीन में हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि राघव के स्टंप्स में खून लगा हुआ था। घर वापस आने के बाद राघव का किट बैग गंदा स्मेल कर रहा था और इसलिए राघव स्टंप्स को धोकर स्टोर रूम में रख देता है। राघव के ऐसा करते ही बाथरूम सिंक से बाल निकलने लगते हैं और स्टोर में रखा एक टॉय हॉर्स हिलने लगता है। इसके अलावा घर में कुछ असाधारण गतिविधियां भी होने लगती है जिससे हम समझ पाते हैं कि इस घर में कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तो इस घटना के अगली रात राघव की माँ को घर में एक काला साया दिखता है और राघव की भाभी भी चीज़ों को हिलते हुए देख पा रही थी। ये दोनों एकदम श्योर हो गए थे कि इनके घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये लोग राघव को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे वरना वो डर से पागल ही हो जाता। इसीलिए ये दोनों प्रिया और राघव को ये बोलकर प्रिया के घर भेज देते हैं कि प्रिया के पिता बीमार हैं। राघव के भैया भी काम से 1-2 दिन के लिए बाहर गए थे और इसी बीच राघव की माँ और भाभी एक पंडित से मिलते हैं जो इन्हें 3 चीज़ें करने को बोलता है। पंडित के हिसाब से ये 3 विधि इस बात की पुष्टि करेगी कि इनके घर में कोई आत्मा है या नहीं है। पहली विधि में इन्हें अपने घर के बीचों बीच रंगोली बनाकर एक 3 आँख वाला नारियल रखना है। इसके बाद ये लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे और अगर ये नारियल घूमने लगा तो समझो घर में कोई असाधारण शक्ति है। दूसरी विधि में इनके घर के बीचों बीच कुछ खाने की सामग्री रखी होगी और फिर इन्हें यह खाना एक गाय को खिलाना होगा। अगर गाय इसे बिना खाए घर से भाग जाए तो समझो इस घर में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब दोस्तों इन 2 विधियों को करने से आत्मा अटैक नहीं करेगी, लेकिन तीसरी विधि इतनी खतरनाक थी कि इसको करने से आत्मा इन पे अटैक भी कर सकती है। तो तीसरी विधि में इन्हें पूरे घर में अंधेरा करके घर के बीचों बीच एक दिया जलाना होगा। दिया जलाने के बाद इन्हें दिया के पास अपना 2 बूंद खून गिराना होगा और ऐसा करने के बाद इन्हें घर के बाहर भागना है। इन विधियों को जानकर राघव की माँ और भाभी इसे फॉलो करती है एंड एज एक्सपेक्टेड पहली विधि में नारियल तेजी से घूमने लगता है, दूसरी विधि में गाय घर से बाहर भाग जाती है और तीसरे विधि में तो इन्हें वो बुरी आत्मा दिख जाती है जो कि जमीन पे गिरे खून के बूंद को चाट जाती है। इस आत्मा को देखकर ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और ठीक अगले ही दिन ये लोग 2 प्रीस्ट्स को घर में आत्मा भगाने के लिए बुलाते हैं। अब दोस्तों ये जो 2 प्रीस्ट्स थे ये दोनों ढोंगी थे और ये लोग यहाँ सिर्फ पैसा बनाने आए थे। ये आत्मा उन 2 ढोंगी पंडितों पे हमला करती है और भागते भागते इन पंडितों का कहना था कि उन्होंने घर को आत्मा से मुक्त कर दिया है। इस झूठे दिलासे से राघव की माँ और भाभी काफ़ी खुश थे और अगले ही दिन राघव, प्रिया और राघव के भैया भी घर वापस आ चुके थे। अब दोस्तों उसी रात राघव प्रिया को उसके कमरे में किस कर रहा था जब ये आत्मा राघव को पजेस कर लेती है। पजेस होने के बाद राघव के हरकत में अचानक बदलाव आ जाता है जहां वो प्रिया को एकदम भाव देना बंद कर देता है। इसके अलावा वो उसी रात अकेले उस शापित ग्राउंड पे जाके अजीब तरह से चिल्लाता है। एनीवेज नेक्स्ट डे राघव अपनी माँ और भाभी के साथ शॉपिंग करने जाता है जहां वो एक लड़की की तरह शॉपकीपर से लाल साड़ियाँ मांगकर पहनने लगता है। उसी रात वो अपनी भाभी की लाल चूड़ियाँ भी पहन लेता है और वो अब लड़कियों की तरह हल्दी लगा कर नहा रहा था। इन बातों के बारे में राघव के बड़े भाई को पता चलता है और वो उसे डांटते हुए कन्फ्रंट करते हैं। कन्फ्रंटेशन से राघव एकदम पजेस स्टेट में आकर अपने ही घर वालों पे हमला कर देता है और यहाँ हम व्यूअर्स समझ पाते हैं कि राघव के अंदर 3 लोगों की आत्माएं हैं। पहली आत्मा एक ट्रांसजेंडर की थी, दूसरी आत्मा एक मुस्लिम इंसान की थी और तीसरी आत्मा एक छोटे बच्चे की थी। ये आत्माएं एक एक करके राघव को ओवरपावर कर रही थी और इनके इन्फ्लुएंस में राघव अपने घर वालों के साथ अजीब बर्ताव कर रहा था। तो अगले दिन सुबह राघव के घर वाले उसे बहला फुसला कर दरगाह ले जाते हैं जहां एक बाबा राघव के अंदर से इन आत्माओं को डराकर भगा देते हैं। बाबा का कहना था कि ये आत्मा फिर से जरूर आएगी और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ लेंगे। तो उसी रात हम वापस से राघव को पजेस होते हुए देख पाते हैं जहां वो किसी अनजान जगह पे जाकर एक औरत को फांसी लगाकर मार डालता है। इसके अलावा वो एक और इंसान को किसी होटल के अंदर मारता है और यहाँ दूसरी तरफ हम व्यूअर्स दरगाह से आए 3 बाबा को राघव के घर वालों के साथ देख पाते हैं और ये तीनों राघव के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। इन मंत्रों के कारण राघव पजेस स्टेट में अपने घर पे खींचा चला आता है और वो इन तीनों बाबा को मंत्र पढ़ने से मना करता है।
राघव का कहना था कि दरगाह में तो वो कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन ये उसका इलाका है और यहाँ वो इन बाबा लोग से भिड़ सकता है। राघव एक बाबा को धमकी देता है कि वो उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, जो कि एक नई नवेली दुल्हन थी। इस धमकी से वो बाबा यहाँ से भाग जाते हैं और राघव किसी तरह दूसरे बाबा को भी डरा धमका कर यहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों, तीसरे बाबा काफ़ी पावरफुल थे और वो इस आत्मा को पाक पानी से डराते हैं, जिससे आत्मा राघव के शरीर को छोड़कर बाहर आती है। बाबा इस आत्मा से उसका नाम पूछते हैं और ये आत्मा अपना नाम कंचना बताती है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ हमें कंचना की बैक स्टोरी पता चलती है और हमें ये भी पता चलता है कि कंचना हमारी दुनिया में क्यों आई है। तो दोस्तों, कंचना एक ट्रांसजेंडर थी जिसे उसके घर वालों ने बचपन में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था। बचपन में उसका नाम कार्तिक था और वो लड़कियों की तरह बिहेव करता था, जिस वजह से उसके घर वालों ने उसे अबैंडन किया। कार्तिक भूखे प्यासे सड़कों पे घूम रहा था जब उसे रहीम नामक इंसान ने अपने घर लाकर खाना दिया। रहीम चाचा कार्तिक का नाम कंचना रख दिए और रहीम चाचा का एक बेटा था जो कि मेंटली वीक था। कंचना को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाई, लेकिन कंचना ने एक ट्रांसजेंडर को अडॉप्ट किया जिसका नाम कृष्णा था। उसने कृष्णा को गीता नाम दिया और वो गीता को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। कंचना और रहीम भाई किसी तरह एक यूनिवर्सिटी के डीन के सामने हाथ पैर जोड़कर गीता की एडमिशन करवाते हैं और गीता यहाँ खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। कुछ ही सालों में गीता को अपने फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी मदद से वो विदेश जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगी। गीता चाहती थी कि वो खुद का एक अस्पताल खोले जहां वो गरीबों का फ्री में इलाज कर सके, और इसीलिए कंचना ने अपने मेहनत के कमाए हुए सारे पैसों से एक ज़मीन खरीदा जहां वो गीता के वापस लौटने के बाद अस्पताल बनाती। लेकिन दोस्तों, इस ज़मीन को एक दुष्ट एमएलए शंकर ने हड़पने की कोशिश करी और अपने ज़मीन को बचाने के लिए कंचना ने एमएलए के गुंडों को धो डाला। कंचना गुस्से में एमएलए शंकर के घर गई जहां ये एमएलए उससे प्यार से बातें करने लगा। कंचना इस एमएलए की बातों में आकर उसे एक अच्छा इंसान समझने लगी और जैसे ही वो अपने ज़मीन के कागजात उठाने के लिए नीचे झुकी, एमएलए की बीवी ने कंचना के शरीर में चाकू घुसा दिया। एमएलए ने अपनी बीवी और एक साथी के साथ मिलकर कंचना को मारने की कोशिश करी। ऐन मौके पे वहाँ रहीम भाई और उनका बेटा आया और इस एमएलए ने रहीम भाई को भी बेरहमी से मार डाला। फिर उसने रहीम भाई के बेटे को बहला फुसलाकर खुद को मारने के लिए बोला और चूंकि रहीम भाई का बेटा मेंटली वीक था, वो खुद को पिस्टल से मार डाला। मरने से पहले कंचना ने प्रण लिया कि वो वापस आकर एमएलए, उसकी बीवी और उसके साथी को ज़रूर मारेगी। एमएलए ने इन तीनों के लाशों को उसी ज़मीन में दफना दिया जिसे कंचना ने खरीदा था और तब से वो ज़मीन शापित हो गई। दोस्तों, ये वही ज़मीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था और जहाँ राघव क्रिकेट खेलने गया था। एक और बात यह कि मूवी में जब राघव पजेस्ड होकर एक औरत और होटल में एक इंसान को मारा था तो हम समझ नहीं पाए थे कि वो लोग कौन हैं, लेकिन कंचना की बैक हिस्ट्री जानने के बाद हमें पता चल गया है कि वो दोनों एमएलए की बीवी और उसका साथी था। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद बाबा का कहना था कि वो कंचना की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इंसानों को उन पर से एतबार उठ जाएगा, और इसीलिए वो कंचना की आत्मा को कैद करने लगते हैं। कंचना रोते हुए बोलती है कि आज पूनम की रात है और उसे एमएलए शंकर को आज ही मारना होगा, लेकिन बाबा कंचना की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। बाबा राघव को एक ताबीज़ देते हैं जिसे उसे 3 दिनों तक बांधे रहना होगा, वरना कंचना की आत्मा वापस आ सकती है। मीनवाइल बाबा इस कंचना के आत्मा वाले लोटे को समुद्र में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम भी उस एमएलए शंकर को देख पाते हैं जो कि किसी स्वामी जी के पास गया था और शंकर का कहना था कि उसके परिवार वाले एक एक करके मारे गए हैं। स्वामी जी बताते हैं कि उसके परिवार वालों को कंचना के आत्मा ने मारा है और वो अब एमएलए को भी मारने की कोशिश कर सकती है। इससे बचने के लिए एमएलए शंकर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उसे कंचना और उसके परिवार वालों की लाश उनके ज़मीन से बाहर निकालनी होगी और फिर उसे उन लाशों को पवित्र अग्नि में डालना होगा। ये पवित्र अग्नि ट्रांसजेंडर लोग समुद्र किनारे जलाते हैं, जहाँ वो नाचते गाते हुए अपनी बिरादरी से किसी एक देवी को चुनते हैं और वो लोग उस देवी से अपनी सारी पीड़ा हरने को बोलते हैं। एमएलए फौरन ही लाशों को ज़मीन से बाहर निकालने लग जाता है और समुद्र के अंदर कंचना की आत्मा उस लोटे में कैद होकर तड़प रही थी। अब दोस्तों, यहाँ सीन चेंज होकर राघव पे फोकस करती है, जहाँ राघव के दिल में कंचना के लिए हमदर्दी आ गई थी और इसीलिए वो अपनी ताबीज़ खोल देता है, जिसके कारण कंचना उस लोटे से आज़ाद होकर राघव को वापस पजेस कर पाती है।
राघव पूरी तरह से कंचना में तब्दील होकर समुद्र किनारे नाचता है और वो एमएलए शंकर के आने का इंतज़ार करता है। शंकर के आते ही कंचना, रहीम भाई और उनके बेटे की आत्मा एमएलए के आदमियों को मारने लगते हैं और कंचना एमएलए को मारने उसके पीछे दौड़ती है। एमएलए भागकर भगवान नरसिम्हा के मंदिर में शरण लेता है और कंचना इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। यहाँ पे कंचना भगवान से न्याय के लिए गुहार लगाती है और उसके ऐसा करते ही वो अब इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रही थी। कंचना एमएलए को मंदिर से बाहर खींच कर लाती है और वो ठीक भगवान नरसिम्हा की तरह एमएलए शंकर के शरीर को फाड़ डालती है। कंचना को उसका बदला मिल चुका था और चूंकि राघव ने उसकी मदद करी, कंचना हमेशा राघव के मुश्किल वक्त में उसकी मदद करने चली आती है। मूवी के लास्ट सीन में हम भी उस सभी को एकदम खुश देख पाते हैं और राघव ने कंचना के ज़मीन पे एक अस्पताल खुलवाया जहाँ की डॉक्टर गीता थी। कुछ गुंडे यहाँ पर आते हैं और हम भी उस राघव को कंचना का रूप लेते देख पाते हैं, विच प्रूव्स कि कंचना अब भी हमारी दुनिया में ही है।